नमस्कार मित्रों, मैं पवन शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हिस्ट्री क्लासेज में। मैं आपको पढ़ाऊंगा भारतीय इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करें, वर्तमान समय में पूरा विश्व एक महामारी की जकड़ में है, कोविड-19, जिसकी वजह से संपूर्ण कॉलेज, स्कूलेज, कोचिंग्स वगैरह सब बंद है और विद्यार्थियों को पढ़ने का कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। इसी कड़ी में मेरे द्वारा आप लोगों के लिए इतिहास विषय से संबंधित कुछ यूट्यूब्स पर वीडियो अपलोड किए जाने हैं। मेरे द्वारा वो यूट्यूब वीडियो बनाए जा रहे हैं और मेरे द्वारा आपको भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करें, इतिहास विषय क्यों पढ़ना आवश्यक है, इतिहास क्यों पढ़ा जाए, या मैं आपको इतिहास क्यों पढ़ा रहा हूँ और आपको क्यों इतिहास पढ़ना चाहिए, इस बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्स के बारे में बात करूँ। रीट, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, पटवार परीक्षा, एलडीसी, डीएलएड, पीएसएसटी, प्री बीएड, ये कई सारी एग्जाम मैंने जो बोर्ड पे लिखी है, उन सभी एग्जामों के अंदर इतिहास विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वर्तमान समय में हम बात करें तो ऐसी कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर हो, चाहे एसआई की परीक्षा हो, चाहे पटवार परीक्षा हो, एलडीसी हो, डीएलएड हो, पीएसएसटी हो, प्री बीएड हो। इसके साथ 12th जो बोर्ड एग्जाम होती है राजस्थान बोर्ड की, इसका जो पाठ्यक्रम है वो भी संपूर्ण भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो मैं आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में, प्रत्येक टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा आपसे करूंगा। इसी कड़ी में आज जो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन इतिहासकारों ने किस प्रकार किया है और किस प्रकार हमको इतिहास पढ़नी चाहिए, जिससे रोचक तरीके से हम इतिहास को ग्रहण कर सकें। सबसे पहले हम बात करें इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास की परिभाषा क्या है। तो इतिहास के बारे में अमूमन जो एक परिभाषा चली आ रही है वो यह है कि इतिहास अतीत का अध्ययन है। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, क्या संपूर्ण अतीत ही इतिहास है? तो नहीं। तो इतिहास मेरी नज़र में या इतिहासकारों की नज़र में अतीत में जो घटनाएं घटी है उनका कोई एविडेंस है, कोई साक्ष्य है, उन साक्ष्यों का संग्रह ही इतिहास माना गया है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री जो शब्द है वो एक यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा का शब्द है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया शब्द से, यूनानी शब्द से हिस्ट्री शब्द का निर्माण हुआ है। और आपने एक महान दार्शनिक का नाम सुना होगा, हेरोडोटस। हेरोडोटस एक महान इतिहासकार, यूनानी इतिहासकार हुए हैं। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास का अध्ययन, अतीत का अध्ययन साक्ष्यों के आधार पर किया और एक अपनी पुस्तक लिखी, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक एक किताब लिखी, जिस किताब के अंदर इन्होंने संपूर्ण यूनान का इतिहास लिखने की कोशिश की। इसीलिए हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। इतिहास का पिता। इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस कहाँ का निवासी था? यूनान का था। और यूनान के निवासी हेरोडोटस के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? हिस्टोरिका। तो हम अब समझ में आ गया होगा कि इतिहास क्या है। इतिहास साक्ष्यों
अतीत के साक्ष्यों का अध्ययन का संग्रह है इतिहास, और यूनानी भाषा का शब्द से बना इतिहास हिस्ट्री, और उसका जन्म जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री है हेरोडोटस, जो कि एक यूनानी व्यक्ति था जिसने पहली बार ये प्रयास किया इतिहास को इतिहास विषय के रूप में पढ़ाने का, लिखने का प्रयास किया, इसलिए हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। हम बात करेंगे भारतीय इतिहास या इंडियन हिस्ट्री के बारे में। इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास क्या है, या भारतीय इतिहास का अध्ययन कितने भागों में किया गया है, कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ जाकर अंत होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भारतीय इतिहास का अध्ययन किस प्रकार किया जाए, कितने भागों में भारतीय इतिहास को बांटा गया है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो भारतीय इतिहासकारों ने इंडियन हिस्ट्री को 3 मोटे मोटे भागों में बांटा है। पहला पार्ट है प्राचीन भारत का इतिहास, एंसाइंट इंडिया। दूसरा भाग है मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा और अंतिम भाग है आधुनिक भारत का इतिहास। भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा, एंसाइंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। इन 3 मोटे मोटे भागों में बांटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत का इतिहास वहाँ से प्रारंभ होता है जहाँ से पहली बार भारत में मनुष्य के अवशेष मिले, मनुष्य के बारे में पता चला, वहाँ से प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। इतिहासकारों ने प्राचीन भारत को पुनः 3 भागों में बांटा। वो 3 भाग कौन कौन से थे? पहला भाग था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा भाग था आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा भाग था ऐतिहासिक काल। अब सबसे पहले हम बात करें इन 3 भागों में बांटने का आधार क्या था इतिहास को। तो हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यानी मानव लिखना नहीं जानता था, उसकी कोई लिपि नहीं होती थी, वो था प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक जो काल है उस काल में मनुष्य यायावर जीवन व्यतीत करता था, जंगलों में रहता था, शिकारी जीवन व्यतीत करता था। तो उसका पुरातात्विक अवशेष तो मिले हैं लेकिन साहित्यिक अवशेष एक भी नहीं मिला है। दूसरी बात करें आद्य ऐतिहासिक काल की, तो वह काल जिसमें पुरातात्विक अवशेष भी मिले हैं और साथ ही लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और वो काल की हम जब बात करेंगे तो आपने नाम सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। जब हम इन दोनों सभ्यताओं के बारे में बात करेंगे तो आद्य ऐतिहासिक काल में आएगी। इन दोनों सभ्यता के अवशेष तो हमें मिले हैं लेकिन इस सभ्यता के जो लिखित लिपि मिली है उसको हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। तीसरी चीज करते हैं ऐतिहासिक काल की, वह काल जिसके पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और साथ ही जो साहित्यिक साक्ष्य मिला है उसको भी हमने पढ़ लिया है, वो काल होगा ऐतिहासिक काल। तो इन तीनों कालों का हम बाद में पुनः विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब प्रागैतिहासिक काल को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। वो भाग कौन से थे? प्रागैतिहासिक काल वो काल था जब मनुष्य यायावर जीवन व्यतीत करता था। तो प्रागैतिहासिक काल का पहला काल था पाषाण काल। पाषाण यानी पत्थर, जब मनुष्य पत्थर का उपयोग करता था। और दूसरा था स्टोन एज या धातु युग। पाषाण काल यानी जब मनुष्य, हम जानते हैं सर्वप्रथम मनुष्य जंगलों में पहाड़ों में रहता था, गुफाओं में रहता था, तो वो काल था पाषाण काल। पाषाण काल यानी जब मनुष्य जिन हथियारों का, जिन औजारों का उपयोग करता था वो किसके बने होते थे? पाषाण के यानी पत्थर के बने होते थे। पुनः पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पुरा पाषाण,
मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। पुनः पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल वह काल जिसमें मनुष्य पूर्ण रूप से यायावर था, वह जंगलों में रहता था, पहाड़ों में रहता था और अपना जीवन यापन पशुओं को काटकर मारकर कच्चा ही खा जाता था। बाद में पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी उसकी, अनायास ही उसने आग का आविष्कार हो गया। और उसने जो हथियार काम में लिए वो बहुत मोटे होते थे, बड़े बड़े पत्थरों को होते थे, उन्हें माइक्रोलिथ, वितरणी आदि कहा जाता है। दूसरे काल की बात करेंगे अपन मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया, सबसे बड़ी उपलब्धि थी उसकी पशुपालन। मध्य पाषाण काल में पहली बार मनुष्य जो केवल पशुओं को शिकार के रूप में काम में लेता था, वो पशुपालन करना सीख गया। राजस्थान में बागोर, भीलवाड़ा में और मध्य प्रदेश में पशुपालन के मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब वह पशुओं को पालना सीख गया। तीसरा काल था नवपाषाण काल, वह काल जिसमें मनुष्य ने खेती करना सीखा, एक जगह स्थायी रूप से जीवन व्यतीत करने लग गया, वो एक जगह रहने लग गया, खेती करना सीखा उसने, तो खेती करने लगा तो एक जगह स्थायी जीवन प्रारंभ हुआ, स्थायी ग्रामीण जीवन प्रारंभ हुआ। वह पहाड़ों को छोड़कर नदी घाटियों में आकर रहने लगा और कई प्रकार की खेती करने लगा, इससे उसका स्थायी जीवन प्रारंभ होता है। ये 3 चीज हमने पाषाण काल में पढ़ी। अब हम बात करेंगे धातु युग की। धातु युग, स्टोन एज। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु के बारे में जाना, तो वो हम सभी जानते हैं, वो थी तांबा। सबसे पहले उसने तांबा धातु को जाना, और जो तांबा धातु होती थी, वो तांबा धातु को हम सबसे पहले किसमें पढ़ते हैं, सिंधु कालीन में पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तांबा के अंदर टिन मिलाकर कांस्य युगीन सभ्यता पैदा कर ली थी। और कांस्य युगीन सभ्यता ही वैदिक सभ्यता का आधार थी। और धीरे धीरे उन्होंने पाषाण पत्थरों को छोड़कर धातु की खोज कर ली थी। यहाँ से प्रारंभ होगा धातु युग, तांबा के बाद कांस्य, कांस्य के बाद लौह। और जैसे ही लौह युगीन सभ्यता आएगी, लौह के बारे में लोग जानेंगे, वैसे ही ग्रामीण जीवन से हम नगरीय जीवन में प्रारंभ हो जाएंगे। जो छोटे छोटे गांव होते थे, वो गांव अब नगरों का स्थान ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, उसके पीछे कारण, पहले के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे जो कम गहराई तक खोदे जाते थे। जैसे ही लोह की खोज होगी, लोग बड़े बड़े हलों का प्रयोग करेंगे, जुताई गहराई से होने लग जाएगी, तो पैदावार बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी तो संपन्नता बढ़ेगी, संपन्नता बढ़ेगी तो नगरों का निर्माण होगा, और हम ऐतिहासिक काल में प्रारंभ पहुंच जाएंगे। ऐतिहासिक काल के अंदर अपन महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर मगध का उत्कर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। इसके बाद गुप्त साम्राज्य, उसके बाद हम हर्षवर्धन के काल तक प्राचीन भारत का अध्ययन करेंगे। इसके बाद मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत कहाँ से प्रारंभ होगा, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं 712 ईस्वी। 712 ईस्वी से मध्यकालीन प्रारंभ होगा। तो जन्म से लेकर 712 ईस्वी तक का काल प्राचीन काल भारत, और 712 ईस्वी से मध्यकालीन भारत होगा। आपको मैं ये पढ़ाऊं उससे पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ। कई बार प्रॉब्लम होती है बच्चों को समझने में ईस्वी के बारे में, कि ईस्वी क्या है। वर्तमान समय में हम बात करें तो वर्तमान समय में 2020 ईस्वी सन चल रहा है, जिसे अंग्रेजी में एडी के नाम से भी जानते हैं, या कॉमन एरा के नाम से भी जानते हैं, सी। 2020 ईस्वी चल रही है। ये ईस्वी सन किसका है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का है, जो ईसाइयों का या क्राइस्ट का कैलेंडर है, जिसके आधार पर पूरे विश्व का कैलेंडर बना हुआ है, और भारत सरकार ने भी इसे माना हुआ है। अब हम बात करें 2020 के बाद 1000 भी आया होगा, 500 भी आया होगा, और 0 भी आया होगा। तो ये 0 के बाद 0 क्या है, 0 है ईसा मसीह का जन्म।
ईसा मसीह क्राइस्ट का जन्म, ईसा मसीह कौन थे? ईसा मसीह थे ईसाइयों के धर्मगुरु, प्रवर्तक, जिन्होंने ईसाई धर्म को प्रचलन में लाए। तो ईसा मसीह के जन्म से के बाद में जितनी भी घटनाएं घटित होती है वो ईसवी सन में कहलाती है। जितनी भी घटनाएं ईसा मसीह के जन्म के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 2020 ईस्वी में अपन वहां पहुंच चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसके पीछे, क्या ईसा मसीह से पहले धरती नहीं थी, या लोग नहीं रहते थे, या समय नहीं था? तो इसके बारे में अपन बात करें तो ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, ऐसे भी चला आएगा। तो इस चीज को हम लिखते हैं ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पूर्व, ईपू, या बिफोर क्राइस्ट, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ईसा के जन्म से 500 वर्ष पहले, ईसा के जन्म से 1000 वर्ष पहले की घटनाएं होगी वो ईसा पूर्व होगी। तो जब मनुष्य का जन्म होगा वहां से लेकर 712 ईस्वी तक का काल है, वो प्राचीन भारत के अंतर्गत आता है। इतिहास के जो इतिहास विषय पढ़ते हैं उनको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझनी होती है कि ईसा पूर्व क्या होता है और ईसवी सन क्या होता है। ईसा के जन्म से पहले की घटनाएं ईसा पूर्व में, उसकी बाद की घटनाएं, यानी जो ईसा के बाद की घटनाएं बढ़ते क्रम में होगी और ईसा के जन्म से पहले की घटनाएं घटते हुए क्रम में अपन पीछे आएंगे। जैसे हम बात करेंगे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 5वीं सदी में हुआ, 6ठी शताब्दी में हुआ। मगध का उत्कर्ष कौन सी शताब्दी में हुआ? वैदिक कालीन सभ्यता कितनी पुरानी थी? सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी थी? 2500 ईसा पूर्व थी, 2000 ईसा पूर्व थी। इसके बारे में अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए समय चक्र को समझना। जब हम ये समझेंगे तभी हम इतिहास को ठीक ढंग से पढ़ पाएंगे। मध्यकालीन जो भारत है वो 712 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1707 ईस्वी तक का जो समय रहेगा वो हम जो घटनाएं घटित होगी वो हम मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। 712 ईस्वी से प्रारंभ करने का हमारा इतिहासकार का जो कारण था वो था कि भारत में 712 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से मध्यकालीन भारत प्रारंभ होता है और 1707 ईस्वी वह समय था जिस दिन उस सन में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो इसके बीच की जितनी भी घटनाएं हैं उनको हम मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में हम राजपूत राजाओं के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद का जो काल होगा वो काल होगा अरब आक्रमणकारियों के द्वारा भारत में शासन करने का। उसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे। एक तो था सल्तनत काल और दूसरा पढ़ेंगे अपन मुगल काल। सल्तनत काल महमूद गजनवी, महमूद गोरी के बाद उसका उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके द्वारा सल्तनत काल की स्थापना की जाएगी। तो सल्तनत काल में हम 5 राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। पहला राजवंश होगा गुलाम वंश, दूसरा होगा खिलजी, तीसरा होगा तुगलक, चौथा होगा सैयद और 5वां होगा लोदी। इन 5 राजवंशों के बारे में जो हम घटनाएं पढ़ेंगे वो गुलाम सल्तनत काल में पढ़ेंगे और इनके समय में जो राजा होगा वो सुल्तान कहलाएगा। मुगल काल में हम जानते हैं, मुगल काल में 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध के उपरांत मुगलों की स्थापना होगी। तो बाबर, और बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं, और हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर, और अकबर का पुत्र जहांगीर, और जहांगीर का पुत्र शाहजहां, और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। इन 6 राजाओं के शासनकाल के बारे में हम मुगल काल के अंदर पढ़ेंगे। इस प्रकार मध्यकालीन भारत को हम 2 पार्टों में बांटेंगे। उसके अंदर सल्तनत काल और मुगल काल से काफ़ी प्रश्न परीक्षाओं में, वर्तमान में, पुरानी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का प्रारंभ कहाँ से माना जाए? तो इतिहासकारों ने आधुनिक भारत का प्रारंभ 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु से माना है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद का जो काल था उसे उत्तर मुगल काल के नाम से भी हम जानते हैं। 1707 ईस्वी से 1947 वह समय जब भारत आज़ाद हुआ। इस
लगभग 150 साल के शासनकाल में हम आधुनिक भारत की घटनाएं पढ़ेंगे और इस 1760 से लेकर 1857 तक का काल उत्तर मुगल काल, जिसमें हम पढ़ेंगे मुगल डिक्लाइन को, मुगल राजाओं का जो अपकर्ष होगा, जो पतन होगा, उसकी घटनाएं हम इसमें पढ़ेंगे। और 1857 से लेकर 1947 तक का जो काल है वो काल हम पढ़ेंगे यूरोपियन शक्तियों का उत्कर्ष, उनका युद्ध और अंग्रेजी सेना का, अंग्रेजी ब्रिटिश साम्राज्य का स्थायित्व होने के बाद 1857 की क्रांति से लेकर 1947 का जो 90 वर्ष का काल था, वो काल हम पढ़ेंगे उत्तर भारत के, आधुनिक भारत के अगले भाग के अंदर। तो ये एक छोटा समराइजेशन मैंने बताया कि भारतीय इतिहास के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे हमें इतिहास के बारे में पढ़ना है, प्राचीन भारत में कौन सी चीज़ पढ़नी है, मध्यकालीन भारत में कौन से टॉपिक आएंगे और आधुनिक भारत में क्या पढ़ा जाएगा। इसके बारे में जब तक हमारे दिमाग में ये सब चीज़ नहीं होगी, हम इतिहास को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, इतिहास को समझ नहीं सकते हैं। इतिहास ऐसा विषय है जिसको प्रारंभ से लेकर अंत तक एक सीरीज में पढ़ेंगे तो हमारे सामने घटनाएं एक फिल्म के रूप में स्थित हो जाएगी कि साहब प्राचीन काल में वो काल वहाँ से प्रारंभ हुआ, उसके बाद सिंधु घाटी, वैदिक कालीन, उसके बाद लोहीयुगीन सभ्यता, उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो एक फिल्म के रूप में हमारे सामने एक स्टोरी जम जाएगी। तो क्या आधुनिक भारत 1947 के बाद का इतिहास कोई इतिहास नहीं है? तो हम बात करें तो 1947 ईस्वी से लेकर 1964 ईस्वी का जो इतिहास है उसे समकालीन भारत का इतिहास के नाम से हम पढ़ते हैं। समकालीन भारत का इतिहास, समकालीन भारत का इतिहास जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ ब्रिटेन के हाथों से, उसके बाद निकलने से लेकर 1964 ईस्वी वो समय जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, वहाँ तक का जो समय है उनके द्वारा जो बनाई गई नीतियाँ हैं, भारत को आगे ले जाने के बारे में हम पढ़ेंगे, वो आएगा समकालीन कंटेम्प्रेरी इंडिया हिस्ट्री। इसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद इतिहास का भारतीय इतिहास का अंत होगा। तो मनुष्य के जन्म से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु तक हमें संपूर्ण भारतीय इतिहास के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। यही भारतीय इतिहास है। इसके बारे में मैं प्रतिदिन आपके लिए भारतीय इतिहास के विभिन्न पक्षों के बारे में चर्चा करूंगा, एक एक टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आपको मेरे वीडियोस निरंतर बिना रुकावट के मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।